नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस श्रृंखला में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बैंकों का इतिहास और कुछ शब्दावली की चर्चा कर ली है और आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखो, 1770 की बात है। भारत में आधुनिक बैंकों का प्रारंभ होता है यहाँ से 1770 से, और 1806 के अंदर बंगाल के अंदर एक बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। 1840 में बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है। 1843 में मद्रास में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया था। और फिर इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1934 तक एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। और ये अन्य बैंकों के ऊपर नियंत्रण भी रखता है और केस को भी निर्गमित करता है। ठीक है। उसके बाद में हल्टन यंग की सिफारिश आती है। उस सिफारिश के आधार पे 1934 के अंदर एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसको आरबीआई अधिनियम 1934 कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन कर दिया जाता है। ये आपके आरबीआई की थोड़ी पृष्ठभूमि है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। उसके बाद में आगे और चलते हैं थोड़ा सा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना के बाद में जब इसकी स्थापना की गई थी तभी इसकी 5 करोड़ पूंजी थी और वो भी निजी हाथों में थी। किसके? निजी हाथों में थी, मतलब निजी लोगों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और इस टाइम पे जब इसकी स्थापना की गई थी, इस टाइम पे ये भारत, बर्मा, पाकिस्तान इन तीनों के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। काम कौन कौन से थे केंद्रीय बैंक के रूप में? ये नकदी पर नियंत्रण करता था और अन्य बैंकों का नियमन करता था। इसका प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था और 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में हो गया था। इसके अगर प्रतीक की बात करें तो एक ताड़ का पेड़ और एक बाघ इसका प्रतीक है। ये आप चिन्ह देख भी सकते हैं, जगह जगह आपको मिल भी जाएगा, कई बार देखा होगा। ये आरबीआई का प्रतीक है। और फिर भारत के आज़ाद होने के बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये पहले देखो निजी हाथों में है और राष्ट्रीयकरण के बाद इसके जो शेयर थे वो गवर्नमेंट ने खरीद ली। शेयर किसने? गवर्नमेंट ने खरीद ली थी। ठीक है। ये आपके आरबीआई की थोड़ी सामान्य जानकारी थी। अब हम इसके बाद में और चलते हैं आगे। ये देखो गवर्नर वगैरह की बात है। जो छोटे एग्जाम हैं उनमें ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? ओसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान ये सब आप देख लेना क्योंकि जब वीडियो देखोगे हो सकता बदल जाए, तो आप ये देखते रहना। और आरबीआई का जो संग्रहालय है कोलकाता में है। आरबीआई की सहायक संस्थाएं हैं, कुछ सहायक संस्थाएं हैं जिसके अंदर ये नाम है, आप इनको देख लेना। एक ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है नहीं। अब हम बात करते हैं आरबीआई की संरचना की बात करते हैं। आरबीआई की संरचना के ऊपर देखो आप, जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई केंद्रीय बैंक है भारत का, और इस बैंक के संचालन के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक बोर्ड बनाया गया है। उस बोर्ड का नाम है केंद्रीय निदेशक बोर्ड। क्या नाम है उसका? केंद्रीय निदेशक बोर्ड। और इस बोर्ड के अंदर 21 सदस्य हैं। इस बोर्ड में 21 सदस्य हैं। अब ये 21 सदस्य कौन कौन से हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, 21 सदस्य 2 प्रकार के हैं। एक तो सरकारी सदस्य है और एक गैर सरकारी सदस्य है। जो सरकारी सदस्य हैं उनके अंदर एक तो गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, और 4 उपगवर्नर हैं। ठीक है। उसके बाद में गैर सरकारी सदस्यों के अंदर 4 स्थानीय बोर्ड हैं। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं, उनके निदेशक होते हैं। और ये स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ पे हैं? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में। मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में। क्वेश्चन आ सकता है आरबीआई के स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ पे हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है। और 2 अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, और उसके बाद में 10 सरकार द्वारा नामित निदेशक होते हैं। इस प्रकार से टोटल केंद्रीय निदेशक बोर्ड में 21 मेंबर होते हैं जो कि आरबीआई को संचालित करते हैं। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये नोट दिया हुआ है, देखो इस नोट को आप देख लेना। आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति कौन करती है? सरकार करती है, राष्ट्रपति नहीं करता। कंफ्यूजन के लिए आ सकता है ऐसा ऑप्शन। आरबीआई के गवर्नर की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है और वो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम आरबीआई के कार्यों की बात करते हैं। आरबीआई के कार्य क्या है? देखो, आरबीआई के 2 प्रकार के कार्य हैं। अब कौन कौन से कार्य हैं? एक तो वो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है और दूसरा वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में वो क्या क्या काम करता है ये देखते हैं। नकदी का निर्माण करता है, सरकारी बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है और बैंकों का बैंक है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है, मौद्रिक नीति द्वारा साख का नियंत्रण करता है। ठीक है।
आंकड़ों का प्रबंधन करता है, लाइसेंस जारी करता है बैंकों को, और आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या करता है, ये वित्तीय समावेशन करता है, वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण, वित्तीय जागरूकता व साक्षरता फैलाता है और बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किए गए कार्य हैं। इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं आरबीआई के कार्यों को। देखो आरबीआई के कार्य, सबसे पहले हम मुद्रा के निर्गमन। आरबीआई का कार्य है कौन सा, मुद्रा का निर्गमन, नोट जारी करता है, करेंसी जारी करता है, इशू ऑफ करेंसी। देखो समझो इस बात को, आरबीआई 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट छापता है। आरबीआई 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट, इसके बीच में किसी भी संख्या का नोट हो सकता है। और वैसे आरबीआई के पास 10,000 रुपये तक का नोट छापने का अधिकार है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है आरबीआई। अभी तक 2,000 रुपये तक का ही नोट आया है, ठीक है। तो 2 रुपये से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये तक के नोट कौन छापेगा, आरबीआई ही छापेगा। और इस नोट के ऊपर जो हस्ताक्षर होंगे वो आरबीआई के गवर्नर के होंगे, आरबीआई के गवर्नर के होंगे। उसके बाद में जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है, और वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, समझना है इस चीज़ को। 2 रुपये से लेकर 2,000 या फिर कितने भी 10,000 तक का नोट अगर आरबीआई छापेगा तो उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर हुए और आरबीआई ही निर्गमित करेगा उसको। लेकिन 1 रुपये का नोट कौन जारी करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। और बाकी जो सिक्के होते हैं, सिक्के, सभी सिक्के, चाहे कितने भी संख्या का सिक्का हो, वो कौन जारी करेगा, भारत सरकार, भारत सरकार। लेकिन इनको चलन में आरबीआई ही लेके आएगा, चलन में आरबीआई ही लेके आएगा, ठीक है। और आरबीआई के पास में ये नोट जारी करने का जो अधिक तरीका है, आधार है, उसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित पद्धति। मतलब न्यूनतम आरक्षित पद्धति के आधार पर आरबीआई नोट जारी करता है, नोट निर्गमन करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आरबीआई बहुत सारे नोट छाप छाप के गरीबी को दूर क्यों नहीं कर सकते, लोगों को बांट क्यों नहीं देते। इसके पीछे कारण है, बहुत सारे कारण हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होंगे क्या क्या कारण है, आगे जब जैसे हम पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मान के चलो कि ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करने का कारण है कि मंदी वगैरह बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। अब देखो, तो ये आधार क्या है इसका, मुद्रा जारी करने का, तो ये है न्यूनतम आरक्षित पद्धति। इस न्यूनतम आरक्षित पद्धति में क्या होता है कि आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रखनी पड़ती है। 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम है ये, कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रखनी पड़ेगी अपने पास। और 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रखने के बाद आरबीआई नोट जारी कर सकता है। अभी इस 200 करोड़ रुपए की संपत्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने खुद के नोट छाप के खुद ही रख लिए अपने पास 200 करोड़, ऐसा नहीं है। इस 200 करोड़ रुपए की संपत्ति की ये कंडीशन है कि ये सोना और विदेशी प्रतिभूति, विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों के रूप में हो सकती है। इसके अंदर ये कंडीशन दी हुई है कि कम से कम 115 करोड़ रुपए के बराबर तो सोना होना चाहिए। पूरा 200 करोड़ के बराबर सोना हो सकता है, लेकिन कम से कम 115 के बराबर तो होना ही चाहिए। 115 करोड़ से नीचे सोना नहीं होना चाहिए। और बाकी जो बच गई उसके अंदर विदेशी प्रतिभूतियाँ हो सकती हैं। अगर इतना आरबीआई अपने पास रखता है तो उसको नोट छापने का अधिकार है, छाप सकता है, ठीक है। पहले ये पद्धति नहीं काम करती थी। पहले आरबीआई जितने चाहे उतने नोट छापेगा, लेकिन उसके बदले में अगर मान लो 100 करोड़ रुपए छाप दिए आरबीआई ने, तो 100 करोड़ के बराबर उसको सोना या सरकारी विदेशी प्रतिभूतियां रखनी पड़ती थी। लेकिन बाद में इसको खत्म करके अब ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली लागू कर दी, जिसके अंदर बस 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, ये 200 से ज़्यादा ही है वैसे, न्यूनतम है तो 200 करोड़ रुपए इसकी संपत्ति रखो अपने पास, सोना या फिर विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, और फिर जितने चाहो नोट छापो। लेकिन फिर भी नहीं छाप सकता, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलें तो दूसरा जो काम था आरबीआई का वो है सरकार के बैंक के रूप में। सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। और सरकार के बैंक के रूप में क्या क्या करता है, ये केंद्र सरकार को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। और भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार राज्य सरकार को विदेशी विनिमय का प्रबंधन करके देती है, ठीक है। विदेशी विनिमय, विदेशों से जो भी विनिमय होते हैं उनका प्रबंधन कौन करता है, आरबीआई करता है। सरकार को आर्थिक और मौद्रिक नीति के संबंध में सलाह भी देता है। आर्थिक और मौद्रिक नीति बनाते समय सरकार को यह सलाह प्रदान करता है। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लोक ऋण के प्रबंधन करता है, लोक ऋण का प्रबंधन। इसमें नए ऋण, ब्याज भुगतान, ऋणों का पुनर्भुगतान, ऋण प्रमाण पत्र, उसके पंजीकरण जैसे अन्य परिचालन संबंधी मामले भी शामिल होते हैं। देखो, लोक ऋण का प्रबंधन का मतलब है कि आरबीआई अगर सरकार लोगों से ऋण लेना चाहती है,
लोगों से ऋण लेना चाहती है या आवश्यकता पड़ेगी तो ऋण लेगी, तो उसके लिए प्रबंधन कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। लोगों से ऋण कौन? आरबीआई ही दिलाएगा। उसके अलग अलग तरीके हैं, किस आधार पर दिलाएगा अभी थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। आपको यहाँ समझ में आ गया कि सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई की क्या क्या कार्य है। उसके बाद में इसको बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करना पड़ता है। बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में देखो, जिस प्रकार से हम बैंकों में अपना काम करते हैं, जमा करवाते हैं, लोन लेते हैं, वो सारे के सारे काम ये जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास जाके करते हैं। आरबीआई के पास इनका खाता होता है, आरबीआई से ये अपने जमा करते हैं वहाँ पे, और वहाँ से उधार भी लेते हैं, ऋण भी लेते हैं। देखो 1949 के बैंकिंग नियम अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को निरीक्षण करने और लाइसेंस जारी करने का अधिकार है, और इन बैंकों को लाइसेंस कौन जारी करता है? आरबीआई ही जारी करता है। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। अंतिम ऋणदाता का मतलब अगर लास्ट में जोखिम में डूब गया बैंक तो उसको ऋण कौन उपलब्ध करवाएगा? आरबीआई। बैंकों की साख का नियंत्रण करता है और नीतियों पर नियंत्रण रखता है। साख का नियंत्रण भी करता है और उसकी नीतियों पर भी नियंत्रण रखता है आरबीआई, ठीक है। और बाकी और काम भी, जैसे बैंक इसमें जमा करवाते हैं आरबीआई में, इनसे लोन भी लेते हैं, ये सब काम तो होता ही है, समझ गए। उसके बाद में अगला जो काम है विदेशी विनिमय का नियंत्रण। विदेशी विनिमय, कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का भी कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। कैसे? विदेशी मुद्रा रिजर्व प्रबंधन करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका मैनेजमेंट करता है। उसके बाद में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और श्रम भंडार का प्रबंधन करता है। हमारे पास देखो, हमारे देश के पास में डॉलर के अंदर भी करेंसी रखी है, डॉलर रखे हैं, सोना रखा है, और ये रखना भी पड़ता है। इन सब का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। और बाहर से अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से डॉलर कमा के आया है, वहाँ से यहाँ अगर इंडिया में आया है, उसके पास डॉलर है, तो वो सब क्या है? इंडिया में तो चलेंगे नहीं, उसके लिए आरबीआई को जमा करवाने पड़ते हैं। आरबीआई उसके बदले में उनको रुपये दे देता है। तो ये जो प्रबंधन है ये कौन करता है? आरबीआई ही करता है। और देश में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की सक्रियता सुनिश्चित करता है। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा संबंध लेन देनों को विनियमित करने वाले अपने विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के नाम को 31 जनवरी 2004 में बदलकर उसी विदेशी मुद्रा विभाग कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आरबीआई के हमने काम थे, वो मुख्य काम देख लिए। अब एक काम हो रहा है मौद्रिक नीति। ये थोड़ा डिटेल से इसको समझते हैं। मौद्रिक नीति, आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। पहले आरबीआई मौद्रिक नीति अकेला बनाता था, अब मौद्रिक नीति समिति गठित कर दी गई है। वो मौद्रिक नीति समिति ये मौद्रिक नीति बनाती है। लेकिन आरबीआई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कैसे है अभी देख लेते हैं। देखो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने वाली नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति समझो क्या होती है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति क्या है? देखो ये मान लो कोई अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मिलाकर टोटल 1 लाख रुपये हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपये है मान लो, ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, कितनी मात्रा में है? 1 लाख रुपये। समझ में आ गई बात? 1 लाख रुपये। जब इस मात्रा को कम या ज़्यादा करना है, ज़्यादा या कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर मुद्रा या तो डालनी पड़ेगी, ज़्यादा करने के लिए डालनी पड़ेगी, या इस अर्थव्यवस्था से मुद्रा बाहर खींचनी पड़ेगी, तभी तो कम ज़्यादा होगी। और ये जो काम है ऐसा करने के लिए कुछ नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। क्या बनानी पड़ती हैं? नीतियाँ। मुद्रा के प्रवाह को नियमित करने के लिए कुछ नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, और उन नीतियों को क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति समझ में आई बात आपको? इसका मतलब ये हो गया कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा के प्रवाह को नियमित करने के लिए बनाई जाने वाली नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? और अब ये करता कौन है? ये काम करता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति पहले क्या करता थे? आरबीआई ही मौद्रिक नीति बनाता था, लेकिन 1934 के अधिनियम में कुछ संशोधन कर दिया। उसके बाद में ये मौद्रिक नीति कौन बनाने लग गया? मौद्रिक नीति समिति बनाने लग गई। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो प्रत्येक 2 माह के बाद मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। हर 2 महीने में मौद्रिक, वैसे तो 1 साल के लिए बनती है, लेकिन ये हर 2 महीने में इसकी समीक्षा होती है, हर 2 महीने में। उद्देश्य क्या होता है इसका? ये देखो मौद्रिक नीति बनाई क्यों जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है? वैसे तो उद्देश्य मैंने बता भी दिया कि मुद्रा के प्रवाह को नियमित करना है, लेकिन मुद्रा के मतलब यहाँ तरलता से ले लो आप, तरलता। तो तरलता को नियंत्रित करना और मूल्य स्थिरता, क्योंकि तरलता से ही मूल्य स्थिरता जुड़ी हुई है। तरलता से ही मूल्य स्थिरता जुड़ी है, क्योंकि मुद्रास्फीति, अगर तरलता अधिक होगी अर्थव्यवस्था में तो मुद्रास्फीति अधिक होगी, कम है तो कम होगी। और आर्थिक वृद्धि, तो इसका जो उद्देश्य आप ये मान सकते हो कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, स्थिर करना, और आर्थिक वृद्धि, ये 2 उद्देश्य मान सकते हो, ठीक है।
आगे इनको हम थोड़ा और देख लेंगे, ये नोट कोई काम का नहीं है आपका। मौद्रिक नीति समिति की बात करते हैं। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति समिति। इसकी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति। 29 सितंबर 2016 को आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया और संशोधन करके भारत सरकार के द्वारा संशोधन किया गया और मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने एक मौद्रिक नीति समिति का गठन किया और उस समिति का काम हो गया कि ये मौद्रिक नीति बनाएगी। इससे पहले आरबीआई ही मौद्रिक नीति बनाता था। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति की यह संरचना है जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कौन कौन से होते हैं देख लो। 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नामित सदस्य होते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई वाले सदस्यों में एक गवर्नर होता है जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है और एक आरबीआई का कोई अधिकारी होता है। समझ में आ गई? मौद्रिक नीति समिति की संरचना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मौद्रिक नीति समिति के अंदर कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं जिसमें गवर्नर वो इसका अध्यक्ष भी होता है, डिप्टी गवर्नर होता है और एक आरबीआई का कोई अधिकारी होगा। और सरकार के द्वारा 3 नामित सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ये मौद्रिक नीति समिति की संरचना होगी। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के उपकरण। देखो मौद्रिक नीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसके क्या उपकरण है, मौद्रिक नीति के पास क्या हथियार है जिससे वो मुद्रा का विनिमय, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय या नियंत्रण कर सकती है। तो उसके कुछ हथियार होंगे, कुछ उपकरण होंगे, उन उपकरणों के माध्यम से तो मौद्रिक नीति काम करेगी। अब देखो कौन कौन से उपकरण है। यहाँ देखो हमने लिखा है कि मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के उपकरण। साख नियंत्रण, तो साख से मतलब क्या है आपका, ये समझ लो एक बार। साख का मतलब क्या होता है? साख देखो, साख को समझने के लिए आपको, वैसे आपने गाँव में सुना भी होगा कि इस बार साख अच्छी हुई है, तो ये अभी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा साख का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये बैंक है, कौन सा मान लें, एसबीआई मान लेते हैं। चलो ये एसबीआई बैंक है और ये एक व्यक्ति है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ। ऐसे न जाने अर्थव्यवस्था में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक लेके चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ ये व्यक्ति हैं। अब देखो ए के पास, सपोज कर लो ए के पास 100 रुपये हैं, सरप्लस है। अब ये 100 रुपये सरप्लस हैं तो ए के काम में नहीं आ रहे अभी। इसका मतलब ये इनको किसी को दे सकता है ताकि ब्याज की प्राप्ति हो सके। अब ए क्या करेगा, एसबीआई के पास जाएगा, एसबीआई को 100 रुपये जमा करवाएगा, 100 रुपये जमा करवाएगा, एसबीआई बदले में इसको ब्याज भी देगा। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। एसबीआई के पास जब 100 रुपये जमा करवा दिए ए ने, तो एसबीआई इन 100 रुपये को अपने पास रख के थोड़ी बैठेगा, क्योंकि इसको ब्याज भी तो देना है, इसको तो रख के तो नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये एसबीआई इन 100 रुपये से किसी को लोन देगा। मान लिया लोन दे दिया बी को, अब ये लोन कितना देगा, 100 का 100 नहीं देगा। एसबीआई चाहता तो है 100 के 100 रुपये लोन दे दूं, लेकिन इसकी मजबूरियां हैं क्योंकि केंद्रीय बैंक आरबीआई इनके ऊपर नियंत्रण रखता है कि 100 का 100 नहीं दे सकते। इसके लिए कुछ एसएलआर सीआरआर वगैरह निर्धारित किए हुए हैं। तो इसने मान लो 10% कटौती की, एसएलआर और सीआरआर मिला के 10% रख लिया, मतलब 10 रुपये रख लिए और बाकी 90 रुपये का इसने क्या कर दिया, बी को लोन दे दिया। 90 रुपये का इसने बी को लोन दे दिया। आ गई समझ में इतनी बात। अब क्या होता है, बी को लोन की जरूरत थी, किस लिए, कि इसको कुछ वस्तु या सेवा खरीदनी थी। बी सी के पास जाता है और कोई वस्तु खरीदता है इन 90 रुपये से। ठीक है, अब सी के पास 90 रुपये आ गए, सी के पास 90 रुपये आ गए तो सी क्या करेगा, इन 90 रुपयों को जाएगा एसबीआई को जमा करवाएगा। एसबीआई के पास फिर 90 रुपये आ गए। अब फिर इन 90 रुपये का एसबीआई क्या करेगा, लोन देगा। मान लो फिर से इसने 10 रुपये रख लिए एसआरआर और सीआरआर के रूप में, 80 रुपये का लोन दे दिया किसको, डी को। फिर इसने 80 रुपये का लोन दे दिया डी को। डी फिर 80 रुपये से कोई वस्तु खरीद लेगा ई से, और ई फिर वापस 80 रुपये जमा करवा देगा एसबीआई के पास। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे। हो सकता है ये अपना जो निर्धारित है 10% वो काट करके आगे लोन बढ़ता रहेगा एसबीआई, और वो लोग वापस आगे जमा करवाते रहेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ आप समझने वाली बात यह है कि ये पूरी अर्थव्यवस्था की बात की थी हमने, ये पूरी एक अर्थव्यवस्था है उसकी बात चल रही थी। अब इस पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर मात्र 100 रुपये नकद थे, मात्र 100 रुपये नकद थे। उन 100 रुपये की नकदी से यहाँ देखो कितने लोगों के पास कितने रुपये आ गए। अब यहाँ देखो 100 रुपये एसबीआई के ए मांगता है क्योंकि ए की जमा है राशि 100 रुपये है। उसके बाद में सी की भी 90 रुपये जमा राशि है एसबीआई की, इसका मतलब 90 रुपये तो सी भी एसबीआई से मांगेगा। उसके बाद में यहाँ ये ई है, ये भी 80 रुपये जमा करवा रहा है एसबीआई के पास, तो ये भी तो इससे लेगा।
ठीक है, तो 100 रुपये से कितने रुपये हो गए, 100 तो ये है, 90 ये, 80 ये, यहाँ तक ठीक है। अब SBI देखो 20 से 90 रुपये लेगा, उधार दे रखे हैं तो 90 रुपये मांगता है इसको, तो 90 रुपये ये भी लेगा, ठीक है। इसको दे रखे हैं 80 रुपये तो ये भी लेगा। इस प्रकार से देखो 100 रुपये से, 100 रुपये की मुद्रा से कितनी मुद्रा का सर्जन हो गया, और ये भारत में लगभग हो जाता है 6 गुना, लगभग 6 गुना, ये ऊपर नीचे होता रहता है पॉलिसीज के अनुसार। तो 100 रुपये से 600 रुपये बन गए, ठीक है, 600 रुपये हो गए। हमने 100 रुपये के नोट छापे थे और उनसे हमने 600 रुपये तक के काम कर लिए। ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं साख, ठीक है। ये हो गई साख का सर्जन, साख का सर्जन, इसी को बोलते हैं साख, ठीक है। अब देखो SBI जितना अधिक लोन देगा लोगों को, साख उतनी ही अच्छी बनेगी, साख उतनी ही अच्छी बनेगी, ज़्यादा बनेगी, वृद्ध बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये साख का सर्जन हो रहा है यार, और साख लोन देने पे डिपेंड कर रहा है कि लोन कितना देगा SBI, उसके अनुसार साख का सर्जन होगा। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि लोग SBI के पास आके लोन लेने की प्रवृत्ति कितनी रखते हैं, लोग SBI के पास आके पैसे जमा करवाने की प्रवृत्ति कितना रखते हैं, ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो साख का सर्जन इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा, इस साख के नियंत्रण को, इस साख को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति भी कुछ बनाई जाती है, RBI भी कुछ कदम उठाता है। वो कैसे हैं आगे देख लेंगे। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मौद्रिक नीति और साख के नियंत्रण, साख के नियंत्रण के उपकरण, ठीक है, साख के नियंत्रण के उपकरण। इस साख को नियंत्रित मौद्रिक नीति के द्वारा साख को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। इसके 2 उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं, एक तो मात्रात्मक तरीके से और एक गुणात्मक तरीके से। इनको प्रेरणात्मक भी बोल देते हैं और चयनात्मक भी, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाएगा, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाएगा। मतलब 1 लाख रुपये अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा है तो उसको घटा के 90 या फिर बढ़ाना है तो फिर 1-10 ऐसे कुछ करना, ये मात्रा नियंत्रित करेगी। और गुणात्मक का मतलब ये है कि मुद्रा की मात्रा के ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा, वहाँ मात्रा को कम ज़्यादा नहीं किया जाएगा, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा या फिर प्रवृत्ति को चेंज किया जाएगा। समझ रहे हो बात, लोगों की प्रवृत्ति को चेंज किया जाएगा। कैसे होते हैं मात्रात्मक जो तरीके हैं, उनके अंदर बैंक दर आती है, तरलता समायोजन आती है, सीमांत स्थायी सुविधा आती है, खुली बाजार की क्रियाएं आती हैं, परिवर्तनीय कोष अनुपात आता है। ये सब किसके मात्रात्मक तरीके के कुछ उपकरण हैं। और गुणात्मक में न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण करते हैं, नैतिक दबाव डालता है RBI और साख की राशनिंग कर देता है। ये सब तरीके हैं चयनात्मक या गुणात्मक, ठीक है। अब एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से इनको समझना है ताकि आगे कभी कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। सबसे पहले हम चलते हैं मात्रात्मक तरीकों पे। मात्रात्मक तरीकों में हमने आपको बता दिया बैंक दर है, तरलता समायोजन सुविधा है, ये सब चलती है, इस सीमांत स्थायी है, खुली बाजार की प्रक्रिया। तो एक एक करके चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं तरलता समायोजन सुविधा को, तरलता समायोजन सुविधा को। एक मिनट, चलो शुरू करते हैं। तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा में क्या होता है, इसकी परिभाषा देखो पहले। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालिक तरलता समायोजन किया जाता है, अल्पकालिक तरलता समायोजन किया जाता है इसके द्वारा। तरलता समायोजन में अल्पकालिक तरलता को समायोजित करने के लिए ये काम किया जाता है। इसके उपकरण क्या है, अल्पकालिक तरलता को समायोजित, तरलता या मुद्रा एक ही बात है, अब ऐसे कंफ्यूज मत होना। मुद्रा को नियंत्रित करना, तरलता को नियंत्रित करना एक ही बात है। उपकरण क्या है इसके, रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के माध्यम से तरलता समायोजन सुविधा को उपयोग में लिया जाता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंदर अल्पकालिक मुद्रा की आपूर्ति को कम या ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। क्या प्रभाव होगा और इसका उद्देश्य क्या होगा, इससे मुद्रास्फीति का जो अल्पकालिक नियंत्रण है वो संभव हो पाएगा और आर्थिक व्यवस्था का संतुलन बनेगा, ब्याज दरों का नियमन हो जाता है। समझते हैं अच्छी तरह से कैसे क्या होता है। देखो रेपो दर को समझते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। रेपो दर, रेपो दर क्या है पहले तो ये समझ लो। रेपो दर एक ब्याज दर है, रेपो दर एक ब्याज दर है। फिर ये कौन लेता है ब्याज दर, कौन वसूलता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये RBI है, ये क्या है RBI, ये कोई बैंक है SBI, कोई भी बैंक हो सकता है, वाणिज्य बैंक SBI मान लिया हमने, ठीक है। होता क्या है, RBI और SBI इन दोनों के बीच में आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है, ऋण का आदान प्रदान चलता रहता है। अब सपोज कर लो RBI ने
लोन दिया एसबीआई को, आरबीआई ने लोन दिया एसबीआई को, तो बदले में क्या लेगा? ब्याज। बदले में क्या लेगा? ब्याज। और जो ब्याज होगा, जिस दर से लेगा, वो ब्याज दर क्या कहलाएगी? रेपो दर। क्या कहलाएगी? रेपो दर। समझ में आई बात? जब आरबीआई एसबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण देता है तो उसके बदले में जो ब्याज लेता है उस ब्याज की दर को रेपो दर कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे समझ में बात? इसका मतलब रेपो दर क्या होगी? रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अन्य वाणिज्य बैंकों से वसूलता है। समझ में आ गई? और कब? जब अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है तब, क्योंकि आरबीआई अनेक प्रकार की बैंक दर है, बैंक दर भी है, जैसे अनेक प्रकार की दरें हैं जो वसूलता है ऋण देते समय, लेकिन उसकी कंडीशंस अलग अलग हैं। जैसे रेपो दर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाएगा तब लेगा, और दीर्घकालिक के लिए बैंक दर वसूलेगा। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। रेपो दर का मतलब सिंपल सा आपको ये समझना है कि जब आरबीआई अल्पकाल के लिए बैंकों को ऋण देता है तो उसके बदले में जो ब्याज लेता है उसको रेपो दर कहते हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तरलता का नियंत्रण करना। सबका तरलता का नियंत्रण नहीं आएगा उद्देश्य, पहले बता दिया था। तरलता के नियंत्रण के उपाय हैं। अब करंट के अंदर ये 4% है, ये फिक्स नहीं है, देख लेना आप कितने हैं, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, डे बाई डे के हिसाब से चेंज होती है। इसको आप एग्जाम के टाइम पे भी देख लेना एक बार। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? इसके प्रभाव क्या होंगे? ये प्रभाव दे रखे हैं, इसको देख लो। आरबीआई अगर रेपो रेट इंक्रीज होगी तो ब्याज दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तरलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? निवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई पे क्या पड़ेगा? समृद्धि पे। देखो, रेपो दर इंक्रीज करने पर ब्याज दर बढ़ेगी, तरलता कम होगी, निवेश कम होगा, महंगाई कम होगी, समृद्धि कम होगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको भी फिर मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और ध्यान से समझना है। यहाँ समझ लोगे तो रिवर्स रेपो दर भी अपने आप समझ में आ जाएगी। समझने का तरीका ये है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मान लो ये है आरबीआई और ये है एसबीआई। ये आरबीआई है, ये एसबीआई है। एसबीआई की जगह कोई दूसरा बैंक भी ले सकते हो आप। और एसबीआई ये है बाजार या अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो बैंकों से उधार लेते हैं और बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं। यही प्रक्रिया चलती है। और बैंक क्या करता है? साख का सर्जन करता है। बैंक साख का सर्जन करता है, जिससे 100 रुपये से, मैंने बताया था 100 रुपये से 600 रुपये की मुद्रा बन जाती है। किस प्रकार से? उसी प्रकार ये साख का सर्जन करके इस अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा को प्रभावित कर रहा है। अब सपोज कर लो, इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा आरबीआई, इसने, एसबीआई ने या सभी बैंकों ने मिलकर इस अर्थव्यवस्था के अंदर 1 लाख रुपए की मुद्रा बना रखी है। 1 लाख रुपए की मुद्रा बना रखी है। समझ में आ गई बात आपको? अब ऐसी जरूरत पड़ गई कि इस 1 लाख मुद्रा को परिवर्तित करना है, कम या ज्यादा करना है, तो इसके लिए आरबीआई रेपो, रिवर्स रेपो का सहारा लेगा। कैसे लेगा इसको समझते हैं। आरबीआई ने इसको लोन दे दिया, आरबीआई ने इसको लोन दे दिया, किसको? एसबीआई को। ठीक है, और इसके बदले में ले रहा है इससे रेपो दर पे ब्याज, रेपो दर पे ब्याज। ठीक है, और वो है मान लो 4% है, मान लिया हमने 4%। ठीक है, तो एसबीआई को जब भी जरूरत पड़ेगी, एसबीआई या फिर अन्य किसी भी बैंक को जब भी जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई के पास जाएंगे, लोन लेंगे और उसको 4% के हिसाब से पैसा चुका देंगे। ठीक है, अब जब एसबीआई ने जो लोन लिया है उसका एसबीआई क्या करेगा? लोगों में तो बांटेगा, लोन के रूप में लोगों में बांटेगा। और जब ये लोगों में बांटेगा तो फिर से साख सर्जन हो रही है, अधिक साख का सर्जन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, साख का अधिक सर्जन होने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है ना। अब यहां क्या है, देखो, अगर ये वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अधिक पैसा लेंगे, अधिक ऋण लेंगे, तो क्या है, ये अधिक ऋण लोगों को देंगे और लोगों को देने से, अधिक ऋण लोगों को देने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, बढ़ गई। समझ गए? अब यहां इसको बहुत गहराई से समझना आपको, ये कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ में आता नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो फिर नहीं भूलोगे। अब क्या हो रहा है यहां देखो, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं थोड़ा सा फिर से। ये आरबीआई, एसबीआई, ठीक, ये मुद्रा की मात्रा 1 लाख रुपए। हमने क्या किया है कि आरबीआई ने रेपो दर पे एसबीआई को लोन दिया और एसबीआई ने उसको बाजार में बांट दिया, तो यहाँ मात्रा 1 लाख से बढ़ गई। समझ में आ गई बात? अब क्या करता है आरबीआई, क्या करता है, रेपो दर को बढ़ा देता है।
रेपो दर पहले 4% थी, अब आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ा दिया, मान लो 8% कर दिया। अब 8% कर दिया तो एसबीआई, अब देखो आरबीआई से लोन लेगा क्या, 8% देना है इसको ब्याज, 8% ब्याज देना है, तो एसबीआई अब लोन नहीं लेगा आरबीआई से, क्योंकि इसको 8% देना है। और फिर इनसे क्या वसूलेगा, इनसे 9% ले लेगा, 10 ले लेगा और ज़्यादा कर देगा, तो फिर ये लोग इनसे लोन ही ले लेंगे। इसका मतलब अब एसबीआई आरबीआई के पास नहीं जाएगा लोन लेने के लिए। अब रेपो दर बढ़ने से आरबीआई लोन लेने के लिए नहीं, आरबीआई के पास लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे बैंक, और जब बैंक लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं है बाजार में लोन देने के लिए। जब बाजार में पैसा नहीं है लोन देने के लिए, तो बाजार के अंदर मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। और यहाँ देखो ये तो लिखा है, रेपो दर के इंक्रीज होने से तरलता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगी तरलता, कम हो जाएगी। निवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा निवेश, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तभी तो निवेश करेंगे। महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो गया, मुद्रा कम होगी अर्थव्यवस्था में, तो महंगाई भी कम हो जाएगी। संवर्धित दर कम होगी, अरे लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो नए नए बिजनेस वगैरह कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो संवर्धित दर भी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई को कम करना है तो रेपो दर को बढ़ा दो, रेपो दर को बढ़ा दो। समझ में आई बात, यहाँ इसको समझ लिया आपने। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये है आरबीआई, ये है एसबीआई, ये आरबीआई है, ये एसबीआई है। ये ऋण लेते हैं रेपो दर पे, इसको ब्याज चुका देते हैं, ठीक है, और आगे ये ऋण बांट देते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। यहाँ तक की बात थी। हमने ये देख लिया कि रेपो दर को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। रेपो दर के बढ़ाने से बैंकों की, वाणिज्य बैंकों की आरबीआई से लोन लेने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति भी कम हो जाएगी। अब सपोज करो इस रेपो दर को घटा दिया और 1% 2% कर दिया, मान लिया 1% कर दिया। जब इसको 1% कर दिया तो अब हर बैंक चाहेगा कि आरबीआई से लोन ले, अरे बहुत सस्ते में लोन मिल रहा है इनको आरबीआई से, तो हर बैंक चाहेगा कि आरबीआई से लोन ले। जब हर बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो फिर बाद में क्या करेगा, उसको बाजार में बांटेगा लोन के रूप में। जब बाजार में बांटेगा तो वो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करने लग जाएंगे, डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और यहाँ भी यही लिखा देखो, रेपो रेट को डिक्रीज करने पर, रेपो रेट को डिक्रीज करने पे क्या होगा, बैंक दर में कमी आएगी। बैंक दर में समझाऊंगा तब पता चल जाएगा इसमें भी। और तरलता वृद्धि होगी, क्योंकि तरलता बढ़ गई है ना, यहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई है तो तरलता बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, लोग अब उधार ले लेके पैसा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। उसके बाद में महंगाई बढ़ेगी, मांग अधिक हो जाएगी, मुद्रा अधिक है तो मांग भी अधिक हो जाएगी, और फिर उसके बाद में समृद्धि की बात करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगी। ये बात थी आपके रेपो की, रेपो दर की समझ में आ गई बात। और जस्ट इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो दर। अगर रेपो समझ में आएगी तो रिवर्स बहुत आसान है समझने में, बस इसको जस्ट उल्टा कर लेना है रिवर्स रेपो दर में। एक बार समझ लो थोड़ा सा। यहाँ क्या होता है, रिवर्स रेपो के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ आरबीआई था और ये एसबीआई था। आरबीआई जब इनको पैसा देता है उधार में तो इसके बदले में ब्याज लेता है, और वो ब्याज क्या कहलाती है, रेपो दर, रेपो दर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। रिवर्स रेपो में क्या उल्टा होता है, कैसे उल्टा होता है इसको समझो। देखो ये आरबीआई है, ये एसबीआई है। इसमें क्या होता है, एसबीआई पैसा देगा किसको, आरबीआई को, एसबीआई पैसा देगा आरबीआई को, ऋण के रूप में जमा करवा देगा, ठीक है। एसबीआई पैसा दे रहा है किसको, आरबीआई को, और बदले में आरबीआई इनको पैसे देगा ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में। और जो ये ब्याज की दर होती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। यहां समझ में आ गई बात, रिवर्स रेपो दर। अब इसका क्या प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था के अंदर, रिवर्स रेपो दर, देखो रेपो दर से लिंक होती है ये। अगर रेपो दर बढ़ गई तो ये भी उस हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, मतलब बिल्कुल उससे लिंक करके रखते हैं। रेपो दर पे काम करता है आरबीआई, बाकी ये अपने आप उससे लिंक रहती है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रभाव होगा, देखो हम एक पहली कंडीशन लेके चलते हैं जिसके अंदर रिवर्स रेपो दर को बढ़ा दिया जाता है। मान लो रिवर्स रेपो दर को बढ़ा दिया, फिर एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरबीआई है, एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई ने इसको ऋण दे दिया, आरबीआई इसके बदले में क्या करेगा, रिवर्स रेपो दर के हिसाब से ब्याज चुका देगा। अगर रिवर्स रेपो दर बढ़ गई, रिवर्स रेपो दर बढ़ गई है मान लो, इसका मतलब एसबीआई वाणिज्य बैंकों को ब्याज ज़्यादा मिलेगा, ब्याज ज़्यादा मिलेगा। बाद ब्याज ज़्यादा मिलेगा
तो ये और चाहेंगे इसको पैसा देने, और ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति होती है कि सेफ जगह पे लोन दे, सेफ जगह। और आरबीआई से सेफ जनता नहीं होती है, जनता की कोई गारंटी नहीं होती ऋण वापस आएगा। आरबीआई सेफ है, तो ये जनता को ना देके पैसा, लोन जनता को ना देके आरबीआई को देंगे, और इसके बदले में इनको रिवर्स रेपो दर के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो ये प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थव्यवस्था के अंदर ऋण कम हो जाएगा, कम हो जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर ऋण, तो वहां क्या होगा, तरलता की कमी आएगी। और यहाँ देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, अगर रिवर्स रेपो दर इंक्रीज हो जाती है तो तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, संवर्धि दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उल्टा कर लेते हैं इसका, उल्टा क्या है कि ये आरबीआई है और ये एसबीआई है। अगर मान लो रिवर्स रेपो दर को कम कर दिया गया, रिवर्स रेपो दर को कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, कुछ भी कर दिया, बहुत कम कर दिया। कम करने से अब एसबीआई ये नहीं चाहेगा कि मैं आरबीआई के पास पैसा जमा कराऊं, क्योंकि उसके बदले में बहुत कम ब्याज मिलेगा। कम ब्याज मिलेगा तो ये फिर जनता में ब्याज अधिक लेने के चक्कर में वहाँ पे लोन देने की कोशिश करेंगे। एसबीआई, मैंने एक बैंक का नाम लिया है, ये सब बैंकों के साथ है, वाणिज्य बैंक जितने सबके साथ है। तो एसबीआई अब लोगों को पैसे देगा, अब लोगों को पैसे देगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, इसका मतलब वहाँ पे तरलता बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, समृद्धि दर बढ़ेगी। तो ये बात किसकी हो गई, रिवर्स रेपो दर को जब हमने डिक्रीज किया है तब। ठीक है, इस प्रकार से ये बात आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो कमेंट करके बता देना, फिर से एक बार आपको समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम, परिवर्तनीय कोष अनुपात, इसको समझ लो, फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, फिर नए लेक्चर में शुरू करेंगे। देखो रिवर्स वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसकी परिभाषा देखो, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी कुछ राशि रिजर्व बैंक में आरक्षित रखनी पड़ती है, जो परिवर्तित होती रहती है। इसके उपकरण के रूप में नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, राशि का अनुपात देय और निश्चित समय में लगातार परिवर्तित होता है। इसको वैसे समझो आप, इसको छोड़ो। देखो सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं, एक बार ये समझना है आपको, एक ही एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। देखो ये है कोई बैंक है, हम वही एसबीआई वाला ही एग्जाम्पल लेते चलते हैं। ये एसबीआई बैंक है, ठीक है, ये ए कोई व्यक्ति है और ये बी कोई व्यक्ति है। ए के पास में 100 रुपये सरप्लस है, ठीक है। अब ए क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और अपने 100 रुपये जमा करवाएगा, अपने 100 रुपये जमा करवाएगा। बात समझ में आ गई, बैंक के पास जाएगा 100 रुपये जमा करवाएगा। अब एसबीआई चाहेगा कि इन 100 रुपये से वो लोन दे किसी को, ताकि इनको ब्याज मिले और लाभ अधिक हो। ये हर वाणिज्य बैंक की प्रवृत्ति होती है, लेकिन कुछ कंडीशन थोपी गई है इनके ऊपर आरबीआई के द्वारा, कुछ कंडीशन थोपी गई है कि वो कितना लोन दे सकते हैं, वो कंडीशन है। अब इसमें होता क्या है कि अगर ए ने 100 रुपये जमा करवाए हैं, 100 रुपये जमा करवाए हैं, तो एसबीआई अब बी को मात्र 80 रुपये का लोन दे सकता है। इसका मतलब 20% रुपये इसको अपने पास रखने पड़ेंगे, 10% सीआरआर के रूप में, 10% एसएलआर के रूप में। ये 10% सही डाटा नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये डाटा कितना है ये भी चेंज होता रहता है, ये देख लेना आप, करंट का इशू है वो देख के एग्जाम के टाइम पे देख लेना, उस हिसाब से कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 10% सीआरआर मान लो, वैसे सीआरआर एसएलआर से कम होता है और 10% एसएलआर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि एसबीआई को 100 रुपये जो जमा हुए थे, उस 100 रुपये में से 20 रुपये तो आप इसको एसएलआर और सीआरआर के रूप में रखने पड़ेंगे, बाकी जो 80 रुपये बच गए उनका लोन दे सकता है। ये समझ में आ गई बात। अब ये जो 10 रुपये हैं सीआरआर के रूप में, ये इसको सीधे डायरेक्ट नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाने पड़ेंगे, नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाने पड़ेंगे। और आरबीआई इन 10 रुपये के बदले में ना तो इसको कुछ ब्याज देगा ना कुछ और, बस ये 10 रुपये इसके रखे रहेंगे आरबीआई के पास, एक तरह से रखे रहेंगे। जब ये बैंक डूबेगा, कुछ और इसके साथ समस्या आएंगे, तब वो इसके देख लेगा, लौटा देगा, ठीक है। और ये जो एसएलआर होता है, इसको बैंक 3 रूप में अपने पास रख सकता है। ये एसबीआई 3 रूप में अपने पास रख सकता है। वो 3 रूप कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। एसएलआर को बैंक अपने पास रखता है 3 रूपों में, या तो नगद में रख ले, या फिर सोना खरीद ले, या सरकारी प्रतिभूति खरीद ले, ठीक है। ये 3 रूप है, नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति। अब इसमें भी बैंक किस में ज़्यादा रखते हैं उसकी बता दो। देखो नगद में रखने
से तो कोई औचित्य नहीं है, कुछ ब्याज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सोने में भी रख लेते हैं, लेकिन सोने में भाव का इशू रहता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो जोखिम है यहाँ पे। बात हुई सरकारी प्रतिभूति की, तो सबसे ज़्यादा सरकारी प्रतिभूति में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति में कुछ तो ब्याज मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, इसलिए ज़्यादा इसी में प्रवृत्ति, यही है प्रवृत्ति। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है, बैंक की खुद की प्रवृत्ति है कि वो किस में रखना चाहिए, बाकी रखना पड़ेगा इन तीनों में से ही किसी एक में। ठीक है, ये आपका SLR और CRR हो गया। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। समझ में आ गया SLR और CRR। अब देखो ये रखना क्यों पड़ता है, ये सब है ग्राहकों की सुरक्षा के लिए। कोई बैंक दिवालिया ना हो जाए, अगर दिवालिया हो गया तो फिर ग्राहकों की सुरक्षा बनी रहे, जो पैसा जमा करवा रहे हैं उनकी भी तो सुरक्षा रहे, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अब देखो मैं बीच बीच में एक बार प्रतिभूति का जिक्र कर रहा हूँ। प्रतिभूति तो आपके दिमाग में आ रहा है प्रतिभूति क्या है, प्रतिभूति समझा देते हैं। प्रतिभूति का मतलब है एक कोई ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर सरकार या कोई नामित कंपनी जिसकी चलती हो अच्छी, जिसकी अच्छी मार्केट में वैल्यू, नामित कंपनी, आप और हमारे जैसे कि हो सकता है कोई ना माने, सरकार और कंपनी, जब सरकार इसके ऊपर लिखती है कि मैं धारक को 1 लाख रुपए या फिर कुछ भी रुपये जितने की वो जारी करना चाहिए, इतने रुपये देने का वचन अदा करती हूँ। अगर ये सरकार इस पेपर के ऊपर ऐसा लिख के अपनी मोहर वगैरह लगाती है, इसका मतलब ये हो गया कि इस पेपर को जो धारण करेगा, जिसके पास ये पेपर होगा, उसके पास 1 लाख रुपए हैं, वो जब चाहे सरकार से 1 लाख रुपए ले सकता है, जब चाहे तब। का मतलब ये है कि सरकार इसके ऊपर कंडीशन भी डाल देती है कि इस तारीख से पहले नहीं मिलेंगे, इस तारीख के बाद में इतने रुपए देने के वचन अदा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कुछ नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पेपर है जिसके ऊपर सरकार ने कुछ वचन लिख दिए और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी। अगर इसी पेपर के ऊपर कोई कंपनी लिख देती, जैसे टाटा कंपनी ने लिख दिया कि मैं धारक को फलाने ऐसे इस कंडीशन के ऊपर इतने रुपए देने का वचन अदा करते हैं, तो ये निगम प्रतिभूति होगी। ये क्या होगी, निगम प्रतिभूति। अगर ये किसी के भी पास चली जाएगी तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो इस कंपनी से जाके इतने रुपए ले सकता है जिसमें जितने उसमें लिखे हैं। बस यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और ये निगम प्रतिभूति है। प्रतिभूतियां समझ में आ गई, निगम प्रतिभूति और सरकारी प्रतिभूति। सरकार अगर जारी कर रही है सरकारी, निगम कोई कंपनी जारी कर रही है निगम प्रतिभूति, बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो ये थोड़ा सा है NDTL के बारे में दे रखा है, मैं एक बार समझाता हूँ छोटा सा ही। देखो कोई बैंक है, कोई भी बैंक है, उसके पास क्या होता है, जमा आती है, लोग उसके पास पैसा जमा करवाते हैं और उस पैसे जमा होने के बाद बैंक उससे क्या देता है, ऋण देता है। बैंक उससे क्या देता है, ऋण देता है। तो जब बैंक के पास कोई जमा आती है तो वो जमा उस बैंक के ऊपर जिम्मेदारी बन गई ना कि जब भी उसका वो क्लाइंट आएगा तो उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं बैंक की देयता, लायबिलिटी। ये बैंक के ऊपर देयता बन गई है कि उसको देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। अगर जब वो क्लाइंट आ गया, जब मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा कितना, जितना उसने जमा करवाया है। तो ये इसको बोलेंगे बैंक की देयता। और दूसरी तरफ बैंक ने लोन दे दिया किसी को, तो जो ये लोन दिया है ये बैंक उस क्लाइंट से वापस लेगा ना, क्लाइंट से वापस लेगा, जब भी उसका टाइम होगा तब वापस लेगा। तो ये बैंक की क्या होगी, संपत्ति होगी। ये बैंक की संपत्ति है, बैंक के भी ऊपर लागू होती है, आपके ऊपर भी लागू होती है। देखो आपके पास हो सकता है किसी से पैसे ले रखे होंगे, आपने उधार पैसे ले रखे हैं, तो वो आपकी क्या है, देयता है, वो देने पड़ेंगे आपको देने पड़ेंगे उसको। और हो सकता है आपने किसी को पैसे दे रखे हों, तो जब आपने पैसे दे रखे हैं तो वो आपकी पूंजी है, संपत्ति है, वो क्या है, आपकी संपत्ति है, असेस्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बैंक जब ऋण देता है तो वो उसकी असेस्ट होती है, और जब बैंक किसी की जमा लेता है तो वो उसके ऊपर देयता बनती है। और ये देयता 2 प्रकार की होती है, ये जमा है 2 प्रकार की होती है। किस किस प्रकार की होती है, एक तो होती है मांग जमा और एक होती है सावधि जमा। और जो मांग जमा होती है उसको मांग देयता बोलेंगे, और जो सावधि जमा होती है उसको सावधि देयता बोलेंगे। मांग जमा और सावधि देयता का मतलब समझ लो आप। देखो आपने सुना होगा, कोई भी बैंक है, SBI मान लिया हमने, एक कस्टमर जाता है उसके पास, क्लाइंट जाता है उसका, और उसके पास जमा करवा के आता है 1000 रुपये। 1000 रुपये उसकी सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के अंदर उसने 1000 रुपये जमा करवा दिए। इसका मतलब ये है कि वो जब चाहेगा SBI के पास जाएगा, SBI उसके 1000 रुपये जितने भी चाहेगा उतने लौटा देगा।
तो ये उसकी जब भी चाहेगा, जब भी वो मांग करेगा तब लौटाएगा, तो इसको बोलते हैं मांग जमा, मांग जमा। ठीक है। यही दूसरी कंडीशन ये होती है कि इस एसबीआई के पास में एक क्लाइंट 1,000 रुपये या 1 लाख रुपये जितने भी हैं वो लेके जाएगा और एसबीआई में एफडी के रूप में जमा करवाएगा, एफडी के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और 3 साल 4 साल 5 साल जितने टाइम के लिए जमा करवाना चाहिए तब तक ये जमा करवा देगा, और बैंक को बोलेगा कि 3 साल के लिए मेरी एफडी बढ़ा दो इतने रुपये की। इसका मतलब ये हो गया कि 3 साल से पहले ये एसबीआई से पैसे नहीं मांग सकता, अगर मांगेगा तो चार्ज लगेगा, इसकी कटौती की जाएगी कुछ। तो इसका मतलब ये हो गया ये सावधि जमा है, सावधि एक समय के लिए जमा किया गया पैसा है, तो इसको सावधि जमा कहेंगे। और जो सावधि जमा है वो बैंक की सावधि देयता बढ़ जाएगी। तो मांग जमा और सावधि जमा आपको समझ में आ गई, और मांग देयता सावधि देयता आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब इसके लिए खाते होते हैं अलग अलग, वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बता देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद में अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बैंक के पास और भी इसके अलावा भी होती है, जैसे बिल्स कोई भुगतान करना पड़ता है, अनपेड डिविडेंड होते हैं उनका भुगतान करना पड़ता है, ये सब बैंक के पास जमा होते हैं। और इन असेस्ट का और ये जो डिमांड, उनकी जो एनडीटीएल डिमांड है, मतलब डिमांड लाइबिलिटी है, टाइम लाइबिलिटी, इन सबको क्या बोलते हैं? एनडीटीएल। ठीक है, एनडीटीएल देखो। और ये एनडीटीएल क्यों निकालते हैं? सीआरआर एसएलआर की गणना है ना, इसके आधार पे की जाती है, इसलिए निकालते हैं। ये जो कुछ ज़्यादा इतना काम की चीज़ है नहीं। यहाँ देखो हमने सीआरआर को समझा रखा है। सीआरआर वैसे बता दिया आपको क्या है, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। अपनी सभी जमाओं एनडीटीएल निवल मांग और सावधि जमा का वह अनुपात होता है जो वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, क्योंकि सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था 100 रुपये अगर एसबीआई के पास जमा करवा रहा है तो इसके 10% के बराबर, ये जरूरी नहीं है कि 10% होगा, इससे कम ही होता है लगभग और चेंज होता रहता है। 10% मान लिया, 10% के लगभग 10% इसको सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो इसके पास कुल जमा हुआ था, जो एसबीआई के पास कुल जमा थी उसका प्रतिशत है ये कितना, 10, उसको नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सीआरआर। अब इस पर आरबीआई के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, आरबीआई इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देता। करंट में 3% देख लेना कितनी है, फिक्स नहीं है अभी। और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं। ब्याज दर पे वृद्धि कमी, अगर सीआरआर बढ़ जाता है, इसको वैसे समझो, आपको मैं वैसे समझाता हूँ थोड़ा बढ़िया तरीके से। सीआरआर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये सब है किसके उपकरण है? ये साख सर्जन को, मुद्रा आपूर्ति को कम ज़्यादा करने के उपकरण तो हैं। कैसे हैं? इससे मुद्रा आपूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सीआरआर से एसएलआर से मुद्रा आपूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझ लो। एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो मान लो ये एसबीआई है, ए ने इसके पास 100 रुपये जमा करवाए, अब इसके वो 10 रुपये सीआरआर के रूप में रखने हैं, 10 रुपये एसएलआर के रूप में रखने हैं। तो अब इसके पास 80 रुपये बचते हैं लोन देने के लिए। 80 रुपये से इसने बी को लोन दे दिया। अब एग्जाम्पल लेके देखो कि सीआरआर का लेके देखते हैं। अगर मान लो सीआरआर को हमने ज़्यादा कर दिया, आरबीआई ने सीआरआर को ज़्यादा कर दिया, तो अब सीआरआर को ज़्यादा करके इसने कर दिया 20, ज़्यादा करके 20 कर दिया, तो अब इसको 30 रुपये रखने पड़ेंगे, अब 70 रुपये का ही लोन दे सकता है। इसका मतलब मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई। सीआरआर को बढ़ाने से मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई। मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो वही सारे प्रभाव होंगे, महंगाई पे, निवेश पे, वो पहले वाले प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है। अगर सीआरआर को घटा दिया, मान लो सीआरआर को 5% कर दिया, 5% कर दिया कम, तो अब ये 5% ये है, 10% एसएलआर है, तो 85 रुपये इसको लोन देने के लिए बच गए। तो 85 का मतलब ये ज़्यादा लोन देगा तो ये मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। सेम प्रभाव एसएलआर का पड़ेगा। अगर एसएलआर कम हो गया तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, एसएलआर ज़्यादा हो गया मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई सीआरआर और एसएलआर की। अब यही आपकी वैधानिक का तरलता अनुपात है, इसको भी देख लो आप, वही मैंने बता दिया, समझा दिया वैसे पूरा का पूरा। ठीक है। इनका रखने का उद्देश्य क्या है कि जो क्लाइंट है उनकी सुरक्षा करना, यही है मुख्य उद्देश्य। और दूसरा एसएलआर का ये भी उद्देश्य होता है कि सरकार को लोक ऋण उपलब्ध कराना। कैसे होता है देखो, लोक ऋण उपलब्ध कराने का मतलब कैसे, इसको ऐसे समझो। अगर मान लो हमने अभी ये बताया है कि एसएलआर को 3 रूप में रख सकता है बैंक। किस किस रूप में? नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूति। नगद में नहीं रखना चाहेगा, प्रवृत्ति बता दी मैंने, क्योंकि इससे कुछ नहीं फायदा होता। सोने के मूल्य में वृद्धि और कमी होने का जोखिम होता है,
तो इसमें भी कम बचते हैं। फिर बचती है लास्ट में सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति में रखना चाहिए। अगर SLR ज़्यादा कर दिया तो उनको ज़्यादा सरकारी प्रतिभूति खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब सरकार को ज़्यादा लोन मिलेगा, सरकार को ज़्यादा लोन मिलेगा। तो SLR को ज़्यादा करके RBI सरकार को लोन भी उपलब्ध करवा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अभी हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। जो हमारा आगे वाला पॉइंट है ये बैंक दर वाला, इसको अगले वीडियो में शुरू करते हैं। अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ से हम बैंक दर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।